प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। तो आई होप आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी मस्त चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो पे आपको मैं बताने वाला हूं क्लास 12th केमिस्ट्री के आपकी 10 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यानी कि ये जो 10 अभिक्रियाएं हैं अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में जो आपका नेमिंग रिएक्शन है और जो आपकी अभिक्रियाएं जो है बोर्ड एग्जाम में आती हैं, ठीक है, तो उन रिएक्शन से आपका काफ़ी ज़्यादा जो है छुटकारा होने वाला है। तो ये 10 रिएक्शन समझ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वन शॉट के माध्यम से हम लोग पूरा अच्छे तरीके से समझने वाले हैं इनका परिभाषा के साथ, और साथ ही हम लोग रिएक्शन भी आपके सामने कराने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अंत तक देखना है। शुरू करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन आपके सामने देख सकते हैं, इसे अभिक्रिया का नाम है रोजेनमुंड अभिक्रिया। तो अब यहाँ पर इसको हम लोग समझते हैं कि आखिरकार इसमें होता क्या है, हमें क्या जो है इसमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है। तो समझिएगा, और यहाँ पर आपके सामने इसका रिएक्शन मैं कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी परिभाषा है कि इस अभिक्रिया में एसिड क्लोराइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड का PdBaSO4 है ना, यहाँ पर जो है आपका पैलेडियम और ये क्या है BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये क्या है उत्प्रेरक का कार्य करेगा, ठीक है ना। उत्प्रेरक उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से एल्डिहाइड प्राप्त करना रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, आपको अगर ये जो थ्योरी है समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, फोकस करना है तो हमारे इस रिएक्शन पर। जब मैं आपको रिएक्शन करा के बताऊंगा तो आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि एसिड क्लोराइड आपको लेना है। जैसे यहाँ पर आप ले सकते हैं क्या, एसिड क्लोराइड की जगह पर यहाँ पर CH3, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वैसे ही रिएक्शन आपको कराना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेंगे CH3 और फिर आपको यहाँ पर लेना है CO और यहाँ पर कर लीजिए Cl, ये आपका हो जाएगा एसिड क्लोराइड। फिर कह रहा है यहाँ पर आपको PdBaSO4, ये तो उत्प्रेरक है ना, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। और इसको कह रहा है कि उबलती जाइलिन में हाइड्रोजन द्वारा, तो यहाँ पर इसमें आप क्या लेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है, H2 हाइड्रोजन ले लिए। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर जो है इसका करा देना है रिएक्शन, और यहाँ पर देखिए आपको इसमें क्या लेना है उत्प्रेरक, तो यहाँ पर लेना है PdBaSO4, तो ये हमारा क्या है उत्प्रेरक है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेरक लिख दिए। तो यहाँ पर हमारा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो चीज़ बनेगा उसको चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो आंशिक अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा, तो आपको यहाँ पर CH3, ये तो हमारा बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे CH3 और एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है CHO, तो यहाँ पर देखिए CHO। अब इसमें क्या बचेगा, यहाँ पर जो बचेगा उसको बाद में लिख देंगे। देखिए C और यहाँ CH निकला, तो यहाँ पर H बचा ना, एक हाइड्रोजन परमाणु, तो एक यहाँ पर और ये Cl, तो यहाँ से मिलकर आपका HCl बना देगा ये, ठीक है। तो ये HCl आपका अलग हो गया और ये बन गया एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं एसिटिल्डिहाइड बोला जाता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, तो ये आपका यहाँ पर होता है रोजेनमुंड अभिक्रिया। ऐसे ही करा देना है बस। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा रिएक्शन आपके सामने है, देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मैं आपको इसका पूरा अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या है, कहा गया है कि एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर आपको लेना है एथिल एमीन, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लेना है, एथिल एमीन। तो चलिए लेते हैं हम लोग यहाँ पर और फिर इसका रिएक्शन कराते हैं आपके सामने। तो देखिए एथिल एमीन क्या होता है C2H5 और एमीन ग्रुप इसमें जोड़ना है, तो आप क्या जोड़ेंगे यहाँ पर NH2, ठीक है, NH2, ठीक है। तो यहाँ पर आप NH2 जोड़ दीजिए। फिर इसके बाद आइए नेक्स्ट यहाँ पर अगला देखिए क्या होता है। यहाँ पर अगला आपको यहाँ पर लेना है एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ पर इसमें लेंगे CHCl3, ये हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया। और इसी में क्या लेना है यहाँ पर एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH। अब देखिए यहाँ पर Cl3 है ना, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है KOH है, सॉरी, तो इसमें आप 3 लगा देंगे यहाँ पर, है ना, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। फिर देखिए यहाँ पर आप इसको करा दीजिए रिएक्शन को। जब रिएक्शन आप कराएंगे इसको तो फिर यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर कहा गया है कि एथिल आइसोसाइनाइड यानी इसे बोलते हैं एथिल कार्बिल एमीन, तो ये आपका बनता है। देखिए यहाँ पर नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पर बनेगा C2H5 जो यहाँ पर है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर
ये आपका हो गया, और इसका एक कार्बन तो NC, ये हो गया हमारा एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, ये होता है एथिल आइसोसाइनाइड। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या बचेगा, तो ये आपका 3K है और ये Cl3 है, तो यहाँ पर बनेगा 3KCl, ये बैलेंस हो गया पूरा का पूरा आपका। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या बचेगा, तो आपका यहाँ पर देखिए कार्बन और ये नाइट्रोजन हट गया, तो यहाँ पर आपका H और ये H, तो H3 और ये H आपका एक बचा, तो यहाँ पर H4, तो यहाँ पर इसको बैलेंस करिए थोड़ा सा, तो ये कैसा बनेगा, यहाँ पर आपका 3 × 2, तो यहाँ पर 3H ये हो गया, और ये H और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 6H, यानी कि आप इसको लिखेंगे 3H2, है ना, और हाइड्रोजन यहाँ पर आपका 3 है ना, सॉरी ऑक्सीजन, तो इसको आप कर दीजिए O, तो 3H2O, ये आपका पूरा देखिए बैलेंस हो चुका है इस प्रकार से, है ना। तो ये रिएक्शन हमारी बन गई, और बस ऐसे ही होती है आपकी कार्बाइल-एमीन अभिक्रिया। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, आपके यहाँ पर 2 रिएक्शन हो चुके हैं। अगला देखिए नंबर 3 है आपका यहाँ पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपका होने वाला है सिम्ट अभिक्रिया। तो सिम्ट अभिक्रिया में देखिए क्या बनता है, इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। तो इसमें बताया गया कि जो सिम्ट अभिक्रिया है यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। तो किसकी विधि है, प्राथमिक एमीन, जिसे प्राइमरी एमीन आप बोलते हैं। तो ये प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड यानी कि N3H, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मेथिल एमीन बनता है। मतलब यही होता है प्राथमिक एमीन या प्राइमरी एमीन। तो चलिए कराते हैं आपके सामने पूरा रिएक्शन। देखिए सबसे आपको क्या, सबसे पहले इसमें क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि CH3 ले लेंगे, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है आपका COOH होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर यहाँ पर आपको क्या लेना है इसमें, तो हाइड्रोजोइक एसिड यहाँ पर लेंगे N3H, ये होता है हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है। और इन दोनों को करा देंगे क्या, यहाँ पर रिएक्शन, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पर क्या लेंगे, सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये ले लिए, और कितने डिग्री पर कराना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। जब इसको गर्म कराते हैं तो मेथिल एमीन बनता है। क्या बनता है, मेथिल एमीन। तो ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर NH2, ठीक है ना, NH2, तो ये आपका NH2 बनेगा। और इसके बाद यहाँ पर आपका रिएक्शन बैलेंस अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर N3, और इसमें क्या बचेगा, देखिए N2 बचेगा, नाइट्रोजन आपका, ये नाइट्रोजन गैस, तो ये आपका अलग हुआ। और यहाँ पर अभी क्या बचेगा, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा प्लस CO3, ये आपका इस प्रकार से पूरा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो ये आपका क्या है, सिम्ट अभिक्रिया है, जिसमें आप रिएक्शन को ऐसे करके बैलेंस कर सकते हैं। मेन प्रोडक्ट आपका हो गया यहाँ पर मेथिल एमीन, ठीक है ना, क्योंकि एमीन बनाने की ये विधि है। अगला देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने है नंबर 4, विलियमसन अभिक्रिया या विलियमसन संश्लेषण। तो इसमें देखिए मेन आपका जो प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन में, वो होता है हमारा डाईएथिल ईथर, ठीक है। ईथर के निर्माण की ये विधि है। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पर कहा गया कि किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइट के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। काफ़ी सिंपल रिएक्शन है, बाकी यहाँ पर चलिए कराते हैं। सबसे पहले आपको लेना है, कह रहा है कोई धातु एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड का मतलब है यहाँ पर आप कोई भी, जैसे लेंगे हम लोग यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप लीजिए, चलिए C2H5, है ना, ये हो गया। और इसमें एल्कोक्साइड में आप ONA कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है ना, सोडियम एथॉक्साइड। फिर क्या करेंगे यहाँ पर कह रहा है कि एल्किल हाइलाइड। तो एल्किल हाइलाइड यहाँ पर आप क्या लेंगे, इसी के इक्वल लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर ईथर बनाना है। तो इसमें लेंगे C2H5, और फिर आप लेंगे यहाँ पर क्या, आई ले सकते हैं, ठीक है। मतलब हाइलाइट का कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि Cl भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एथिल क्लोराइड बन जाएगा। तो हाइड्रोजन परिवार का कोई भी तत्व तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इसको करा देंगे हम लोग रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर ईथर प्राप्त होता है। तो मतलब यहाँ पर डाईएथिल ईथर C2H5 इधर का ये बना, और O आपका यहाँ पर है, फिर इधर का C2H5 ये बन गया। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या बचेगा, Na और ये I, तो प्लस करके आप यहाँ पर नीचे लिख देंगे NaI, तो ये सोडियम आयोडाइड आपका इधर बच गया। तो उम्मीद करूंगा आप लोग इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे, काफ़ी सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपके सामने है नंबर 5, वुर्च अभिक्रिया। एक होती है आपकी वुर्च फिटिंग अभिक्रिया, और ये आपकी कौन सी है, तो वुर्च अभिक्रिया। तो चलिए इसको कराते हैं। यहाँ पर इसमें कहा गया है कि एल्किल हाइलाइड की सोडियम धातु से क्रिया। देखिए यहाँ पर पहले क्या लेना है आपको, कोई एल्किल हाइलाइड लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर
मैं आपके सामने लेता हूँ एल्किल हाइलाइड CH3 और आप यहाँ पर हाइलाइट की जगह पर कोई भी एलिमेंट जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन इनको ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। अब इसके बाद कहा गया है यहाँ पर कि सोडियम धातु से क्रिया, यहाँ पर आपको फिर क्या लेना है, सोडियम धातु, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं Na, ठीक है ना, Na, तो इसको ले लिए। अब इसको रिएक्शन को हमें देखिए बैलेंस कराना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है कि उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है, तो अब हमें एल्केन चाहिए, इसके लिए यहाँ पर हम 2 लगाएंगे और इसके लिए यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 I बनेगा तो यहाँ पर 2 Na होना चाहिए, क्योंकि NaI आपका बनेगा। तो जब इतना कराएंगे फिर इसके बाद कराना क्या, इसको ईथर की उपस्थिति में, तो बस यहाँ पर करा दीजिए रिएक्शन और आप यहाँ पर क्या लेंगे, ईथर लेंगे, ठीक है ना, शुष्क ईथर। तो ये हमने ईथर ले लिया और बनेगा क्या, एल्केन बनता है। तो एल्केन मतलब यहाँ पर CH3 है ना, तो ये आपका CH3 एक ये हो गया और 2 लगा है सामने, तो इसके लिए यहाँ पर एक आपका CH3 और हो जाएगा, है ना। तो C2 मतलब कि मेथेन, एथेन, एथेन बन गया ये। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, देखिए ये Na है ना, तो Na हो गया और इधर का I है, तो यहाँ पर 2 लगा है और ये भी 2, तो यानी कि आपको सामने 2 लगा दें तो ये आपका 2Na बन गया, जो कि रिएक्शन को पूरा हमारा यहाँ से संतुलित कर देता है, पूरी रिएक्शन को, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं नंबर 6, डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप जो भी चीज़ें मैं लेकर आपके लिए आता हूँ, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप वो चीज़ें पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप 100% टॉप करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई जाए उनको अच्छे से आपको जो है तैयार कर लेना है। चलिए जानते हैं डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर कहा गया कि किसी अभिकारक अणु में से कोई अभिकारक है, रिएक्टेंट है, जिसमें से आपको क्या करना है, HX हाइड्रोजन हाइलाइड, ठीक है, HX हाइड्रोजन हाइलाइड का अणु KOH एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में पृथक होने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये रिएक्शन कराने वाला हूँ, समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है आपको, है ना। जैसे इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार से आप लिख लीजिए C और ये आपका डबल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 1 2 कार्बन हो गए ना, इधर आप देखिए इसमें लगाइए H इधर और यहाँ पर H लगाइए, तो एक आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन और एक आपका यहाँ पर कोई भी देखिए, क्योंकि कह रहा है कि आपको HX, तो एक हाइड्रोजन भी इसमें लेना है, ठीक है ना, हाइड्रोजन। तो देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा H। जब आप लोग 10th में हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसके फार्मूले कैसे बनते हैं, CnH2n+2 ऐसा करके। तो यहाँ पर देखिए आप हाइड्रोजन की जगह पर जो कि X है, तो इसकी जगह पर आप क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर Vr ले लिया, ठीक है, Vr ले लिया, तो ये हमारा एक बन गया फार्मूला, ठीक है ना। अब एथिल ब्रोमीन हमारा ये बना, अब इसमें क्या लेना है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं KOH, ठीक है, KOH एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया। जब इसको कराएंगे रिएक्शन, ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन करा दिए, तो कह रहा है यहाँ पर कि जो आपका HX हाइड्रोजन हाइलाइड का अणु है वो आपका जो है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसकी उपस्थिति में अलग हो जाता है। मतलब अलग हो जाना यही होता है डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण। जैसे यहाँ पर देखिएगा C2 है ना, तो यहाँ पर आपका बनेगा CH2, ठीक है ना, CH2 ये और एक CH2 इधर का बचा, तो ये आपका यहाँ पर फिर देखिए डबल बॉन्ड लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये एल्कीन पहुँच गया, क्योंकि यहाँ पर एथीन बन गया, है ना। तो ये आपका देखिए जब इस प्रकार से बनेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर और इधर भी आपका CH2 बन गया और बचा क्या HBr, ठीक है, HBr, तो ये अलग हो गया ना। अब K जो है Br से रिएक्शन करके यहाँ पर KBr बना देगा, ठीक है ना, पोटेशियम ब्रोमाइड, और इधर बचेगा क्या, यहाँ पर HOOH और ये H, तो 1 और 2 यहाँ पर H2 बना और ये ऑक्सीजन तो O, तो H2O आपका इधर बच गया। तो पूरी रिएक्शन देख सकते हैं और ये आपका बन गया एल्कीन ग्रुप, जो कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं डबल बॉन्ड लग गया। चलिए बढ़ते हैं, यही होता है आपका डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने रिएक्शन देख सकते हैं, राइमर टीमन अभिक्रिया, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए करते हैं, आपके सामने है पूरा, तो इसको समझिएगा कैसे करते हैं। देखिए जब फिनॉल की क्रिया जलीय KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से की उपस्थिति में
क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए फिनॉल लेना है यहाँ पर, तो फिनॉल की जगह पर आप समझते हैं यहाँ पर संरचना बना सकते हैं फिनॉल की, या तो सूत्र लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए संरचना चलिए बनाते हैं, ठीक है। तो संरचना आप लोग बनाना सीख लीजिएगा, ऐसे करके इस प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है। फिनॉल की संरचना इस प्रकार से यहाँ पर आप सर्किल बना दीजिए। तो ये हो गया, और इसमें आपको जोड़ देना है OH ऊपर, ठीक है ना। तो ये फिनॉल है, फिनॉल की क्रिया कराना है जलीय के OH से, है ना। और इसमें आपको क्लोरोफॉर्म भी लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने ले लिया CHCl3 क्लोरोफॉर्म ले लिए। फिर आपको क्या लेना है यहाँ पर, आप यहाँ पर ले सकते हैं क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, या आप NaOH भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, अब या तो आप यहाँ पर आपको कोई क्षार लेना है, क्षार समझते हैं ना। तो जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए NaOH ले लिया, ठीक है, NaOH ले लिया। तो अब देखिए इसमें आपको यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर Cl के जो है 3 अणु हैं। तो NaCl जब बनेगा तो ये आपका 3 पूरा बैलेंस हो जाएगा, इसके लिए हमने यहाँ पर 3 कर दिया। अब क्या करना है, चलिए रिएक्शन को कराते हैं हम लोग। जब आप इसको रिएक्शन को कराएंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि सैलिसिल्डिहाइड बनता है। तो अब इसके लिए आपको यहाँ पर फिर से फिनॉल बनाना पड़ेगा यहाँ पर नीचे। तो यहाँ पर देखिए बनाते हैं, ऐसे आपको एक फिनॉल पुनः से बना लेना है, ठीक है ना। ये फिनॉल हमारा पुनः बन गया। अब इसमें आपको यहाँ पर OH जोड़ देना है, और यहाँ पर देखिए सैलिसिल एल्डिहाइड, तो इसकी जगह पर आपका जुड़ जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप CHO, यही होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। अब देखिए जो बचेगा चीज़ें वो हम लोग अदर चीज़ें यहाँ पर लिखते हैं। देखिए Na और Cl, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर बन गया NaCl, तो ये चीज़ हट गई। बचा क्या यहाँ पर, तो CHO, ये आपका CHO ये अलग हो गया था। बचा क्या, हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन। तो अब इसमें हाइड्रोजन जो है वो आपका अलग हो रहा है। अब इसमें आप चाहें तो यहाँ पर हाइड्रोजन को भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 यहाँ पर देखिए 3O है ना। अब 3O और ये 3H अलग अलग चीज़ें हैं। अब लेकिन यहाँ पर आपका इसमें अगर देखेंगे तो आप इसमें अगर बैलेंस कराना चाहें तो ये 3H यहाँ पर बचा। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा रिएक्शन को एक बार देख लीजिए, CH और इसका एक ऑक्सीजन निकला, तो यहाँ पर 2 O बचा ना, ठीक है ना। और यहाँ पर 3H है, लेकिन रिएक्शन जो है आपकी पूरी तरह से अभी बैलेंस नहीं हो रही। तो इसमें आप एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर सकते हैं, इसमें और भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप उसको जो है एक हाइड्रोजन परमाणु प्लस कर देंगे तो यहाँ पर जल का आपका निर्माण हो जाएगा। तो रिएक्शन को आप इतना ही कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा के यहाँ पर H+ अणु को इस प्रकार से यहाँ पर इसमें जोड़ सकते हैं, तो जो कि आपका यहाँ पर जल बना देगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये होती है राइमर-टीमैन अभिक्रिया। मेन प्रोडक्ट आपका यहाँ पर होता है ये, जो कि ये बना है तो इसको बोलते हैं क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इसको याद रखिएगा, यही होता है आपका राइमर-टीमैन अभिक्रिया। चलिए आपके साथ रिएक्शन हो गई। 8वां देखिए यहाँ पर आपके सामने है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए इसको कराते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए क्या क्या लेना है, कह रहा है कि जब बेंजीन और किसी एल्किल या मतलब बेंजीन की जगह पर और कोई दूसरा भी आप लोग इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि बेंजीन या किसी एल्किल या एसिल हाइड्राइड को निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, यानी अभिक्रिया कराते हैं। तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप क्या लेंगे, पहले तो बेंजीन ले सकते हैं। तो चलिए लेते हैं हम लोग यहाँ पर बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, C6H6, ये हो गया बेंजीन। फिर यहाँ पर कह रहा है कि बेंजीन के बाद आप कोई एल्किल या एसिल हाइलाइड, मतलब यहाँ पर जैसे हम लोग मेथिल क्लोराइड ले लिए, मेथिल हो गया, ये एल्किल ग्रुप हो गया, और हाइलाइड की जगह पर आपने Cl ले लिया, है ना, ये ले लिए। फिर क्या करिए, यहाँ पर इसको करा दीजिए रिएक्शन। और फिर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये रिएक्शन जो होगी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी रिएक्शन कराइएगा तो उसमें ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आपका उत्प्रेरक होगा उसको अच्छे से आपको लिखना है। ये कौन सा है, निर्जल है, ठीक है ना, निर्जल। तो ये हो गया उत्प्रेरक। फिर क्या बनता है यहाँ पर देखिए CH, यहाँ पर देखिए C6 है ना, और इसका एक हाइड्रोजन निकल के Cl के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर CH5 बचेगा, और ये इसमें जुड़ जाएगा तो CH3 हो गया यहाँ पर, और प्लस करके यहाँ पर H से इससे निकला हाइड्रोजन और Cl इसका, तो HCl बना दिया। ये जो बना है इसको बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, टॉलुइन, है ना, ये टॉलुइन बन गया।
नेक्स्ट यहाँ पर आपका यही होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है आपके सामने यहाँ पर हाइलोफार्म अभिक्रिया, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी आपकी। तो हाइलोफार्म अभिक्रिया में क्या होता है कि एथिल अल्कोहल जब किसी हाइड्रोजन तथा NaOH के साथ गर्म करने पर हाइलोफार्म बनाता है तो वो होती है हाइलोफार्म, ठीक है, रिएक्शन। चलिए इसको यहाँ पर सबसे पहले एथिल अल्कोहल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल लेना है, ठीक है ना। तो C2H5OH ये हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल है। फिर आपको क्या लेना है, यहाँ पर कह रहा है कि आप NaOH के साथ, यानी कि आप यहाँ पर NaOH ले सकते हैं। फिर कह रहा है कि और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पर फिर से कोई हाइड्रोजन के तौर पर यहाँ पर आप ले सकते हैं Cl2 क्लोरीन। और इसमें यहाँ पर देखिएगा जब रिएक्शन को कराएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इसको बैलेंस कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब जब इसको बैलेंस कराते हैं यहाँ पर हम, तो आपका पहली बात तो क्या बनेगा, एक तो आपका क्लोरोफार्म, हेलोफार्म कह रहा ना, हेलोफार्म मतलब आपका क्लोरोफार्म यहाँ पर बनना चाहिए पहली बात तो अब इसमें CH3, ठीक है ना, CH3 इससे जब निकलेगा CH3 और यहाँ पर क्या है Cl2 है, तो आपको यहाँ पर 3 लगा देना है, ठीक है ना, 3 लगा देंगे तो CHCl3 ये आपका बना, यहाँ पर CHCl3 ये आपका क्लोरोफार्म है। फिर यहाँ पर आपका देखिए रिएक्शन ये भी बैलेंस नहीं हो रहा है, तो अब इसके लिए यहाँ पर आप अभी 4 लगाइए, ठीक है। अब देखिएगा रिएक्शन कैसे बैलेंस होती है। CHCl3 आपका क्लोरोफार्म यहाँ पर बन गया, इसको बोलते हैं क्लोरोफार्म, ठीक है ना, क्योंकि हाइलोफार्म यहाँ पर बनना है आपका। तो अब ये आपका क्लोरोफार्म बना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या बचेगा, तो Na है और यहाँ पर आपका Cl3 था ना, तो एक निकल गया और एक आपका Cl3 और बचेगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा NaCl जो कि बैलेंस नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर 3 लगाएंगे तो ये खत्म हुआ, एक Na आपका बच रहा है, जो कि एक Na आपका बच रहा है। तो फिर प्लस करके नीचे लिखिए, यहाँ पर H, इससे H निकला, ठीक है, तो यहाँ पर C आपका एक इसका जो है बच रहा है क्योंकि C हमने एक लिया, एक आपका बच रहा है तो HC और फिर आपका डबल O और एक Na यहाँ पर बच रहा है तो Na, ये आपका बन गया इस प्रकार से HCOONA। और यहाँ पर अभी आपका और चीज़ बच रहा है इसमें H2O, तो इसमें आपका 4H यहाँ पर है और एक H ये हो गया, और यहाँ पर आपका इसमें पूरी रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है तो 4 यहाँ पर 6H बचता है, ठीक है, 6H बचेगा तो H2O आपका बनेगा, लेकिन यहाँ पर 3 लगा देंगे तो 3H2O आपका ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 2 यहाँ पर हमने ले लिया, तो यहाँ पर 4 था, 2 आपका बचा और एक ये तो 3, इसलिए 3 आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, तो जलिए बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से देखिए रिएक्शन आपकी ये पूरी बैलेंस हो चुकी है। आप लोग एक बार अपने से चेक कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर जल्दीबाजी में मिस्टेक मत करिएगा एग्जाम में। तो ये आपकी 9 रिएक्शन यहाँ से हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने नंबर 10 है बुर्च फिटिंग अभिक्रिया। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एल्किल हाइलाइड का एथिल हाइलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग यानी कि मिलाने पर करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करना जो है आपका कहलाता है वुर्च फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, तो चलिए इसको कराते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है यहाँ पर, एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड मतलब आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं यहाँ पर C6H5 और हाइलाइड की जगह पर आप I ले लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको क्या लेना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम की उपस्थिति में सोडियम भी आप यहाँ पर लेंगे और एथिल हाइलाइड भी लेंगे, तो यहाँ पर आप लीजिए CH3I, एक और ले लिए। फिर आपको यहाँ पर लेना है Na, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 हैं तो इसको आप 2 कर दीजिए, ठीक है। और फिर इसको करा दीजिए रिएक्शन, और किसकी उपस्थिति में होगा, तो ये आपका शुष्क ईथर, ठीक है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी आपकी। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन जब होगी तो यहाँ पर आपका कह रहा है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर आपका बनेगा क्या, देखिए C6H5 इसका, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 जुड़ जाएगा, CH3 ये टॉलुइन बन गया, प्लस यहाँ पर NaI, लेकिन 2 है तो यहाँ पर इसमें 2 लगाइए, ये दोनों आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है। ये क्या बना है यहाँ पर आपका टालुइन, वो इसे बोलते हैं टालुइन, है ना, ये आपका टालुइन बन गया।
तो टोटल यहाँ से आपकी देखिए 10 रिएक्शन आपकी हो चुकी हैं। अब अगर आप इन 10 रिएक्शन को पढ़ लेते तो जो नेमिंग रिएक्शन है उसकी तो आपकी पूरी की पूरी टेंशन खत्म होने वाली है, ठीक है ना। और ऐसे ही आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं, क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे IUPAC के लेकर सारी वीडियो यहाँ पर आने वाली हैं चैनल पर, इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।